कायदे आजम क्यों से ज्यादा फीस? उनका कहना ये Pakistan. Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. When the train compartments were opened, they were full of dead bodies. 90,000 औरतों को अबडक्ट करके उनको रेप किया गया, मार्केट्स में बेचा गया। 1 million people died. जहानत फतानत में मोहम्मद अली जिन्ना बहुत आगे था। सबसे ज्यादा फीस दी जाती थी कायदे आजम को। कायदे आजम के ऊपर एक कातिलाना हमला। कायदे ने कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। कायदे आजम के साथियों में से इन्हीं हाथों ने कायदे आजम को जहद में उतारा है। मोहम्मद अली जिन्ना न होता पाकिस्तान कभी न बना। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. 25 दिसंबर 1876 को हिंदुस्तान की तारीख के अंदर एक ऐसा इंसान पैदा होता है जिसके बारे में ये कोई नहीं जानता था कि ये बड़ा होके हिंदुस्तान की तारीख ही को बदल देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद का नाम जो है वो पूंजा जिन्ना था और आपकी वालदा का नाम मीठी बाई था। आप गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे और कहा जाता है कि जो आपके बुजुर्ग थे वो काठियावाड़ से कराची शिफ्ट हुए थे। कायदे आजम अपना जो तालीमी सफ़र है वो कराची ही से शुरू करते हैं, जहाँ वो सिंध मदरसातुल इस्लाम के अंदर एडमिशन लेते हैं और आप जो है वो बचपन ही से बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जहानत फतानत मेहनत मुशक्कत में मोहम्मद अली जिन्ना बहुत आगे थे। जब आपकी उम्र 15 साल हुई तो आपकी वालदा आपकी शादी कर देती है, क्योंकि उस दौर के अंदर शादियां बहुत ही छोटी उम्र में कर दी जाती थी। आपकी शादी एक 14 साल लड़की इमी बाई के साथ कर दी जाती है। उसके बाद 16 साल की उम्र में आप अपनी मैट्रिक कंप्लीट करते हैं। जैसे ही आपने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की, आपके वालिद जो कि कारोबारी आदमी थे, कराची के अंदर उनका खासा कारोबार था, वो चाहते थे कि कायदे आजम जो हैं वो लंदन जाएं और वहाँ जाके एक कंपनी को ज्वाइन करें, जिस कंपनी का नाम था शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि वहाँ आपके वालिद के दोस्त थे सर फ्रेडरिक जो उस कंपनी के मालिक थे। आपकी वालदा इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थी। आपकी वालदा नहीं चाहती थी कि आप लंदन जाएं और वहाँ जाके उस कंपनी को ज्वाइन करें, और शायद आपकी जल्दी शादी करवाने की भी यही वजह थी। लेकिन कायदे आजम कहाँ रुकने वाले थे। कायदे आजम अपनी वालदा के इसरार के बावजूद भी लंदन चले गए और 1893 के अंदर उस कंपनी को जाके ज्वाइन कर लिया। लेकिन आप उस कंपनी के अंदर ज़्यादा अरसे तक नहीं टिके रहे। आपने अपना कैरियर बनाने के लिए वहाँ जाके डिफरेंट चीज़ें ट्राई की और यहाँ तक कि आप एक एक्टर भी बनना चाहते थे। You know, जिन्ना साहब स्टार्टेड हिज करियर एज ए एक्टर और लंदन की स्टेज पे उन्होंने अपना करियर भी बनाने की कोशिश की। आपने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रायल भी दिए, लेकिन कायदे आजम रेसिज्म की वजह से एक्टर नहीं बन पाए। इसके बावजूद फिर कायदे आजम ने फैसला किया कि वो कानून की डिग्री हासिल करेंगे और कानून की तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने लिंकन इन्स के अंदर एडमिशन ले लिया। कायदे आजम एक बैरिस्टर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लिंकन इन अदारे के अंदर एडमिशन लिया। लेकिन इस अदारे की 3 शर्तें थी। अगर आप इन 3 शर्तों को पूरा करेंगे तो आप बैरिस्टर बन जाएंगे, नहीं तो आप बैरिस्टर नहीं बन सकते। शर्त नंबर 1, आपको इस अदारे के अंदर कम से कम 3 साल गुजारने होंगे। शर्त नंबर 2 कि आपको इस इदारे के अंदर होने वाले जो डिनर्स हैं उसमें आपकी हाज़िरी जो है एक मखसूस तादाद में होनी चाहिए। शर्त नंबर 3 कि आपको रोमन कानून का पर्चा और फाइनल कानून का पर्चा पास करना होगा, तभी आप बैरिस्टर बन सकेंगे, अदरवाइज आप बैरिस्टर नहीं बन सकते। फिर उसके बाद एक नया रूल आया कि अगर आप चाहते हैं कि आप 3 साल बाद फाइनल का पर्चा नहीं देना चाहते तो आप 3 महीनों के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको तमाम पर्चों की तैयारी करके तमाम पर्चे देने होंगे। कायदे आजम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरी मौका था। कायदे आजम ने उन 3 महीनों के दौरान उस पर्चे की, उस फाइनल पर्चे की और बाकी तमाम पर्चों की तैयारी करना शुरू कर दी। उसके बाद जब फाइनल आया तो आपने वो पर्चे दे डाले, लेकिन हुआ यह कि आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए और आप उसमें कामयाब नहीं हो सके। फिर दूसरी दफ़ा आपने दोबारा कोशिश की और अगले 3 महीनों में दोबारा वो पर्चा दे डाला। इस दफ़ा फिर आप एक सब्जेक्ट के अंदर रह गए और तीसरी मर्तबा जब आपने उस फाइनल को अटेम्प्ट किया तो आप कामयाब हो गए। अब पीछे सिर्फ 2 शर्तें रह गई थी
कि आपको 3 साल कंप्लीट करने होंगे इस अदारे के अंदर। शर्त नंबर 2 कि आपको मखसूस डिनर के अंदर एक तादाद जो है उसमें आपकी हाज़िरी होनी चाहिए। आपके पास अब सिर्फ 3 साल जो है वो एक फ्री टाइम था, लेकिन आपने इस अपने फ्री टाइम को ज़ाया नहीं किया। आपने इंग्लिस्तान की अदालतों का मुशाहदा किया, आपने ब्रिटिश लाइब्रेरी का मुताला किया, आपने इंग्लिस्तान के कानून को समझा, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझा। कायदे आज़म जब अपनी दूसरी शर्त पूरी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने डिनर्स के अंदर एक मखसूस तादाद में अपनी हाज़िरी पूरी करनी थी, तो उनके साथ एक ज़बरदस्त वाक़या पेश आया, एक अजीब वाक़या पेश आया। उनका सामना एक प्रोफेसर पीटर से हुआ। वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि कायदे आज़म अपना खाना लेके एक प्रोफेसर की मेज़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, जिनका नाम था सर पीटर। तो सर पीटर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हे मिस्टर, तुमको पता नहीं है कि सूअर और परिंदा एक जगह पर बैठ के खाना नहीं खा सकते। इसके ऊपर कायदे आज़म ने उनकी तरफ देखा और हाज़िर दिमागी से उनको जवाब दिया, ओ सॉरी, आई शुड फ्लाई ऑन अदर टेबल। अब इसका तर्जमा तो ये बनता है कि मैं उड़ के किसी और मेज़ के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ। यानी कि कायदे आज़म ने सीधा सीधा इनडायरेक्टली उस प्रोफेसर को सूअर कह दिया, जिसके ऊपर वो प्रोफेसर गुस्सा हो गया और प्रोफेसर ने उनसे बदला लेने का फ़ैसला किया। फिर अगली दफ़ा जब वो डिनर दोबारा हुआ तो उन्होंने कायदे आज़म से एक सवाल किया कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको नीचे 2 चीज़ें गिरी हुई मिले, एक दानाई और दूसरी दौलत, आप किस चीज़ को उठाएंगे? तो कायदे आज़म ने बड़े ही नरम लहजे में कहा कि मैं दौलत को उठाऊंगा। इसके ऊपर जो वो प्रोफेसर था वो हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, ओ यार, तुम तो लालची इंसान निकले। तो कायदे आज़म ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जवाब दिया। कायदे आज़म ने कहा कि इंसान उसी चीज़ को लेता है, उसी चीज़ को उठाता है जिस चीज़ की उसके पास कमी होती है। आप 19वीं सदी के लिबरलिज्म से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे। मगरबी दुनिया ने ना सिर्फ आपके सियासी बल्कि ज़ाती तरजीहात को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, जिसके अंदर आपका लिबास जो है वो सरे फहरिस्त है। आप एक वेल ड्रेस्ड पर्सन थे और सिगार पीना आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। कायदे आज़म की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी देख के उनकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो सकता था। कायदे आज़म ने 19 साल की उम्र में एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में पहले किसी ने नहीं दिया था। कायदे आज़म सिर्फ 19 साल की उम्र में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने वाले हिंदुस्तान के पहले इंसान बन चुके थे। He was by far the best barrister in the whole of India जी। कायदे आज़म 1896 में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद बम्बई पहुँचे, क्योंकि आपके वालिद का जो कारोबार था कराची के अंदर वो ठप हो चुका था। बहुत सारी रवायात में आता है कि वो बैंक करप्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से वो कराची से बम्बई शिफ्ट हुए और कायदे आज़म भी सीधा लंदन से बम्बई पहुंच गए। हिंदुस्तान के अंदर कायदे आज़म ने अपनी वकालत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की और बहुत सारी अदालतों के अंदर पैशन के तौर पे अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखा। कायदे आज़म को बहुत सारी जगहों के ऊपर 1500 माहाना के ऊपर काम करने की ऑफ़र भी आती रही, लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि मैं 1500 माहाना नहीं बल्कि एक दिन 1500 रुपये एक दिन में कमाया करूँगा। कायदे आज़म देखते ही देखते हिंदुस्तान के नंबर 1 बैरिस्टर बन चुके थे। सबसे ज्यादा फीस दी जाती थी कायदे आज़म को, क्योंकि आप बहुत सारे मुकदमों को जीत चुके थे और आपके मुकदमों को जीतने की जो परसेंटेज थी वो सबसे ज़्यादा थी। एक ताजर कायदे आज़म के पास अपना मुकदमा लेके आया और कायदे आज़म से कहा, आप मुझे बताएं कि आप इस मुकदमे के लड़ने के कितने पैसे लेंगे। तो कायदे आज़म ने कहा कि मैं फ़ी पेशी के हिसाब से पैसे लेता हूँ और फ़ी पेशी 500 रुपये लेता हूँ। तो उस ताजर ने कहा कि देखिए, आप ऐसा करें कि मेरे पास 5000 रुपये हैं, तो आप ये 5000 रुपये ले लें और मेरा मुकदमा लड़ दें। लेकिन कायदे आज़म ने ना कर दी। कायदे आज़म ने कहा, नहीं हजूर, अगर ये मुकदमा तूल पकड़ गया तो ये 5000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप वो रकम नहीं अदा कर सकते। ताजर ने कहा, चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको फ़ी पेशी के हिसाब से ही पैसे दे दूँगा। कायदे आज़म ने वो उनका मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया और कायदे आज़म ने सिर्फ
3 ही पेशी के अंदर वो मुकदमा जीत लिया। इसके ऊपर वो ताजिर बहुत ज्यादा खुश हुआ। ताजिर ने आपको 5,000 रुपए की पेशकश की कि आप ये 5,000 रुपए ले लें, आपने मेरा मुकदमा जीत दिया। लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया था, मैं फी पेशी के हिसाब से पैसे लेता हूँ, क्योंकि मैंने 3 पेशियाँ दी हैं, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 1500 रुपये लूँगा। और कायदे आज़म ने वो 1500 रुपये ले लिए, लेकिन 5,000 रुपये नहीं लिए। आपकी इंटरेस्ट धीरे धीरे हिंदुस्तान की सियासत के अंदर भी पैदा होना शुरू हो गई। आपने 1904 के अंदर कांग्रेस का सालाना इजलास जो है वो अटेंड किया। उसके बाद 1906 के अंदर आपने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 1906 ही के अंदर एक जमात बनती है जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जो कि ढाका के अंदर कुछ नौजवान मिलके जमात बनाते हैं। तब कायदे आज़म इस जमात के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। कायदे आज़म कहते थे कि ये जमात इसलिए बनाई गई है ताकि अंग्रेज़ों को ये साबित किया जा सके कि हम उनके कितने ज़्यादा वफादार हैं। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को तब ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद भी 7 बरस तक वो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए। जब मुस्लिम लीग ने भी खुद इख्तियारी के हुसूल को अपना नस्बुल-ऐन बना दिया, कायदे आज़म ने 1913 के अंदर मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कायदे आज़म सारे अरसा के दौरान ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का आपस में इत्तेहाद हो जाए। वो हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते रहे, जिसकी वजह से गोखले ने और सरोजनी ने कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एम्बेसडर करार दे दिया। 1916 के अंदर कायदे आज़म ब्रिटिश राज से हिंदुस्तान के अंदर डोमिनियंस चाहते थे कि किसी तरह हिंदुस्तान के अंदर एक सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बन जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि किसी तरह हिंदू और मुस्लिम का आपस में इत्तेहाद हो जाए। तो वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का एक ही जगह जो है वो इजलास हो, क्योंकि आप दोनों जमातों के मेंबर थे। खैर 1916 के अंदर आप इस काम के लिए जो है वो कामयाब हो गए। आपने लखनऊ के अंदर एक इजलास रखा जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोनों जमातें कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी आई हुई थी। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसने कायदे आज़म की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। 1916 के लखनऊ इजलास के दौरान एक लड़की कायदे आज़म के पास आती है और कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और कहा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। कायदे आज़म उस लड़की को पहले से जानते थे और उसे पसंद भी करते थे। ये कहानी कायदे आज़म की ज़िंदगी की एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि आप जब लंदन से बम्बई शिफ्ट हुए तो बम्बई के अंदर आपके बहुत सारे दोस्त बन गए, और उन बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त बने जिनका नाम था सर दिनशाह पटेट, जो कि कायदे आज़म के बहुत ही अच्छे दोस्त बने। आपका अक्सर उनके घर आना जाना रहता था। सर दिनशाह पटेट की एक बेटी थी जिसका नाम था रतन बाई, और रतन बाई जो थी वो कायदे आज़म की पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थी। वो आपको पसंद करने लग गई थी। उन दिनों बम्बई के अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सर दिनशाह पटेट का नॉर्थ इंडिया के अंदर दार्जिलिंग में एक समर पैलेस था, तो उन्होंने कायदे आज़म से दरख्वास्त की, बल्कि उनके पेशकश की कि आप भी हमारे साथ चलें और वहाँ 3 महीने गुजारें। तो कायदे आज़म उनके इसरार पर दार्जिलिंग चले गए। वहाँ पर कायदे आज़म एक दिन एक मेज़ के ऊपर बैठे थे जहाँ पर वो चाय पी रहे थे। उनके पास रतन बाई जो कि सर दिनशाह पटेट की बेटी थी आके बैठ गई, और उनकी आपस के अंदर जो है वो गुफ्तगू जारी हो गई। रतन बाई ने बातों ही बातों के अंदर कायदे आज़म को कहा कि देखें, मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो कायदे आज़म ये सुन के खामोश हो गए। उनके हाथ के अंदर जो है वो चाय का कप था। उन्होंने चाय का कप मेज़ पे रखा और बड़े ही आराम से कहा इट सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। लेकिन शादी के हवाले से कायदे आज़म ने मजीद गुफ्तगू ना की। अगले ही दिन कायदे आज़म उनके वालिद के साथ डिनर पर बैठे हुए थे। तो कायदे आज़म ने उनके वालिद से कहा कि आपका इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, इंडिया की हार्मनी के लिए बहुत अच्छा है। कायदे आज़म ने कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जिस पर सर दिनशाह पटेट गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी उम्र का तो लिहाज करें, आप अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी की पेशकश कर रहे हैं। जिस पर दोनों के जो रास्ते हैं वो जुदा हो जाते हैं, और सर दिनशाह पटेट और कायदे आज़म उसके बाद दोबारा कभी एक दूसरे को नहीं बुलाते। रतन बाई अभी भी कायदे आज़म को पसंद करती थी। खैर 1916 के इजलास के दौरान 3 दिन के लिए रतन बाई जो है वो लखनऊ पहुंच जाती है, और वहां जाके वो कायदे आज़म को
दोबारा कहती हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कायदे आज़म इस दफ़ा उन्हें कहते हैं मैं एक मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप एक पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी डिमांड को तभी कबूल करूँगा अगर आप इस्लाम कबूल करेंगे। तो कायदे आज़म ने कहा आप मुसलमान होंगी? उन्होंने कहा कि वाई नॉट। कायदे आज़म ने कहा नहीं, आपको मैं किताबें भेजता हूँ इस्लाम के बारे में, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इस्लाम इज़। अगर आप कन्विंस्ड हैं तो मैं इस पे आगे चलेंगे। 18 अप्रैल 1918 को बम्बई जामिया मस्जिद के अंदर रतन बाई जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लेती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और 19 अप्रैल 1918 को उन दोनों का निकाह पढ़ाया जाता है। इस शादी की खबर हिंदुस्तान के जो न्यूज़पेपर हैं उनके फ्रंट पेज पे लगाई जाती है, क्योंकि कायदे आज़म उस वक्त हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। 1920 के अंदर कायदे आज़म ने हिंदुओं की हिंदू परस्त पॉलिसियों की वजह से कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद कि कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी, वो फिर भी हिंदू और मुस्लिम के इत्तेहाद को जो है वो प्रमोट करते रहे कि किसी तरह मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का इत्तेहाद हो जाए। 1928 के अंदर आने वाली नेहरू रिपोर्ट ने कायदे आज़म की इन तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। कायदे आज़म काफ़ी मायूस भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश करते रहे कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम का आपस में इत्तेहाद कायम रहे। कायदे आज़म ने 14 नकात भी पेश किए, तजावीज़ तहली दी, बहुत सारे खाके पेश किए, लेकिन कायदे आज़म की इन सब चीज़ों को जो है वो रद्द कर दिया गया। कायदे आज़म खासे मायूस हुए और ऊपर से 1929 के अंदर कायदे आज़म की बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब उनकी जो बीवी थी रतन बाई, उनकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि आज तक किसी बंदे ने भी कायदे आज़म को ज़िंदगी में कभी रोते नहीं देखा, लेकिन वो वाहिद दिन था कायदे आज़म जिस दिन रोए थे। And that is the first time when people saw him with tears. उन्होंने बेगम साहबा की एक एक चीज, एक एक अंगूठी, एक एक ज्वेलरी, एक एक नेकलेस, एक एक ड्रेस संभाल के रखा था अपनी डेथ तक। He had preserved all the clothes, photos, books of Rati. ने किए कि कायदे आज़म ने कभी दोबारा शादी नहीं की। कायदे आज़म ने पूरी जिंदगी मिसेस जिन्ना की यादों में गुजारी। 1929 के अंदर रतन बाई की डेथ ने उनको काफ़ी ज़्यादा और मायूस कर दिया और वो दिल शिकस्ता हो गए, और फिर इन सब चीज़ों ने उनको हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं हिंदुस्तान की जो सियासत है इससे किनारा कश हो जाऊंगा। कायदे आज़म अपनी बहन फातिमा जिन्ना और अपनी बेटी दीना को लेके लंदन पहुंच गए और वहां जाके हिंदुस्तान की सियासत को खैराबाद कह दिया। उससे पहले 1930 के अंदर इकबाल ने वहाँ पर खुतबा भी दिया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, और मुस्लिम लीग के उस मोटिव को जो वो 1906 से लेके 1930 तक लेके चल रहे थे, उनके नज़रिए को ही बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर इकबाल ने सीधा सीधा एक अलग स्टेट की डिमांड रख दी थी। और यही बात कायदे आज़म को भी समझाना चाहते थे, क्योंकि कायदे आज़म तो 1931 के अंदर हिंदुस्तान की सियासत को खैराबाद कह के चले गए थे। इकबाल कायदे आज़म को ये बात समझाने के लिए 1932 के अंदर जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ गए और वहाँ जाके कुछ दिन रहे, और इकबाल ने कायदे आज़म को समझाया, और शायद इकबाल का वो नज़रिया कायदे आज़म के दिमाग के अंदर फिट बैठ गया, और कायदे आज़म 1934 के अंदर वापस हिंदुस्तान आ गए, और आते ही उन्हें मुस्लिम लीग का सदर बना दिया गया। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने का फैसला कर लिया, क्योंकि कायदे आज़म का अब नज़रिया बदल चुका था। खैर 1936 से लेकर 1940 तक जो कि कायदे आज़म के कार ड्राइवर रह चुके हैं अब्दुल हाय, वो कहते हैं कि इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सब गाड़ियों के ऊपर देखता था, किसी गाड़ी के ऊपर कांग्रेस का झंडा है, किसी गाड़ी के ऊपर RSS का झंडा है, तो मेरा दिल करता था कि कायदे आज़म की गाड़ी के ऊपर भी मुस्लिम लीग का झंडा होना चाहिए। तो मैं भी एक झंडा लगा, कहने लगा कि तूने किसके हुक्म से ये झंडा लगाया? उन्होंने एक जोर सल मुक्का लगाया अपने डेस्क पर, कहने लगे कि जब तक के पाकिस्तान नहीं बनेगा मेरी गाड़ी पे झंडा नहीं होगा, जाओ निकालो। खैर फिर आते हैं 1937 के इलेक्शन, जिसके अंदर कांग्रेस एक बड़ी मेजोरिटी के साथ कामयाब हुई। Lost any muscle to force an accommodation with Congress. It's the day he realized. Under Congress rule, many Muslims would complain of discrimination and a rise in communal violence. उसके बाद
कायदे आज़म पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कैंपेन शुरू करते हैं जिसमें वो मुसलमानों को जगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1931 से पहले उनकी जितनी भी तकारीर थी उसमें उनका ज़्यादातर फोकस जो था वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर था। लेकिन इकबाल के नज़रिए की वजह से, इकबाल के उस सोच देने की वजह से कायदे आज़म ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाना शुरू कर दिया और अपनी हर तकरीर के अंदर इस्लाम को सर-ए-फ़हरिस्त रखना शुरू कर दिया। 6 जून 1938 मुस्लिम लीग का झंडा नबी अकरम का झंडा है। 22 नवंबर 1938 इस्लाम का कानून दुनिया का बेहतरीन कानून है। 8 अप्रैल 1938 मिल्लत इस्लामिया आलमी है। 7 अगस्त 1938 मैं अव्वल आखिर मुसलमान हूँ। 14 नवंबर 1939 इंसान खलीफुल्लाह है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 से लेकर 1947 तक पूरे 10 बरस इस्लाम 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 इस्लाम, हमें इस्लाम चाहिए, इस्लामी तहजीब हम चाहते हैं, इस्लामी कानून हम चाहते हैं, हमारे कवानीन और फिर दिन आता है 21 अप्रैल 1938 इल्लामा इकबाल की डेथ हो जाती है। कायदे आज़म इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं क्योंकि कायदे आज़म इकबाल को अपना मुर्शिद समझते हैं। वो समझते हैं कि इकबाल ही वो लीडर है जिसने मुसलमानों को सोई दी। कायदे आज़म कलकत्ता के अंदर फ़लस्तीन के मसले के ऊपर स्पीच करते हुए इकबाल के बारे में क्या कहते हैं? टू मी ही वाज आ पर्सनल फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड एंड एज सच द मेन सोर्स ऑफ माई इंस्पायरेशन एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। फिर कायदे आज़म इकबाल के लिए एक बहुत बड़ा बयान देते हैं। कहते हैं अगर हम कामयाब हो जाते हैं एक इस्लामी रियासत कायम करने में और मेरे सामने ये 2 इंतखाब हों, या तो रियासत की हुकूमत के सरबराह बन जाओ या फिर इकबाल के कलाम को ले लो, तो मैं इकबाल के कलाम को चुनूँगा। 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें एक अलग मुल्क की मांग होती है, लेकिन कांग्रेस और गांधी जो है वो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको टाल दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड वार भी अपने अरूज पे होती है। 1942 के अंदर गांधी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करता है और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने की वजह से गांधी और उनके तमाम लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर देती है ब्रिटिश। When the Second World War broke out in Europe, London declared that India too was at war, but Congress was divided, and Nehru and Gandhi spent much of the war in prison. और यहाँ पर कायदे आज़म को एक बहुत ही बड़ा मौका मिल जाता है, एक सुनहरी मौका। कायदे आज़म अपनी तकारीर को और ज़्यादा फैला देते हैं। He was explaining at that time that this old man was asked, "Do you know what he's saying? He's talking in English." He said, "I don't know what he's saying, but I know for definite whatever he's saying is the right thing." फिर दिन आता है 26 जुलाई 1943 कायदे आज़म के ऊपर एक कातिलाना हमला। Tried to murder Jinnah, having talked his way into the house in Bombay. It was in July when an attempt was made on his life. And my father was struggling with him, so the knife got him, and the chauffeur. हमला कुछ यूँ शुरू होता है कि एक शख्स कायदे आज़म के घर आता है और कायदे आज़म से मुलाकात करने के लिए। जब वो घर पहुँचता है तो वो सबसे पहले उसे कायदे आज़म का सेक्रेटरी मिलता है जिसका नाम होता है सईद अहमद सईद याकूब। वो उन्हें कहता है कि मैंने कायदे आज़म से मुलाकात करनी है, लेकिन सईद अहमद सईद याकूब कहते हैं कि आप ऐसे कायदे आज़म को नहीं मिल सकते, आपको मिलने की वजह बतानी होगी। तो वो कहता है मैंने कुछ बात करनी है। फिर सईद अहमद सईद कहते हैं कि देखें आप ऐसा करें, आप एक कागज़ लें और उसके ऊपर लिखें कि आप कायदे आज़म से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, फिर मैं देखूंगा और आपको 1 या 2 दिन के अंदर कायदे आज़म से मुलाकात के लिए इजाज़त दे दूंगा। खैर वो शख्स जो है उस कागज़ को पकड़ता है और लिखना शुरू कर देता है। इतने में कायदे आज़म भी कुछ दस्तावेज़ के साथ सेक्रेटरी के कमरे में आ जाते हैं। जब वो सेक्रेटरी के कमरे में आते हैं तो वो शख्स कायदे आज़म को देखता है और उनकी तरफ जाता है। वो शख्स कहता है कि मैंने आपसे बात करनी है। कायदे आज़म कहते हैं देखिए मैं ऐसे किसी से मुलाकात नहीं करता, तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप एक पेज लें और उसके ऊपर लिखें कि आप मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, उसकी अपनी वजह बताएं और उसके बाद मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको इजाज़त दे दूंगा। तो वो कहता है नहीं मैंने अभी मिलना है, मैंने अभी बात करनी है। तो कायदे आज़म कहते हैं देखिए मेरी बहुत सारी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं अब आपको नहीं मिल सकता। तो वो शख्स क्या करता है, तेज़ी से कायदे आज़म की तरफ लपकता है और कायदे आज़म के मुँह के ऊपर एक मुक्का मार देता है।
जिसकी वजह से वो मुक्का कायदे आज़म के जबड़े के ऊपर लगता है जाके। उसके बाद वो तेज़ी से एक चाकू निकालता है और कायदे आज़म को कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन कायदे आज़म जो हैं उनकी कलाई को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमले का जोर टूट जाता है और जो चाकू है वो कायदे आज़म की थोड़ी के ऊपर जाके लगता है और कायदे आज़म जख्मी हो जाते हैं। This man came with a knife, and my father was struggling with him, so the knife got him, and the chauffeur, his driver was in the driveway. इतने में सईद अहमद सईद याकूब भी उनको पकड़ लेते हैं और कायदे आज़म का चौकीदार भी आ जाता है, ड्राइवर भी आ जाते हैं और हमलावर को दबोच लिया जाता है और कायदे आज़म को ऊपर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उनकी मरहम पट्टी कर दी जाती है। इतने में पुलिस भी आ जाती है और पुलिस जो है मुजरिम को अपने तहवील में ले लेती है और कायदे आज़म के बयानात भी उस पे ऊपर ले लेती है। जब पुलिस मज़ीद छानबीन करती है तो मालूम होता है कि उस मुजरिम का नाम रफ़ीक साबर मजमंगी था, जो कि लाहौर का रहने वाला था, जिसका ताल्लुक़ खाकसार तंजीम से था। अब खाकसार तंजीम के बारे में मैं आपको बता दूं, खाकसार तंजीम जो थी वो तो वैसे भी मुस्लिम लीग और कायदे आज़म के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थी, क्योंकि वो सोचते थे कि जो कायदे आज़म है वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहा है और कांग्रेस के ख़िलाफ़ है। असल में वो चाहते थे कि कायदे आज़म और मुस्लिम लीग मिल के कांग्रेस के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काम करें, लेकिन कायदे आज़म ऐसा नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो खाकसार तंजीम थी वो कायदे आज़म के ख़िलाफ़ थी। और उन दिनों जुलाई की गर्मियों में खाकसार तंजीम के बहुत सारे मेम्बरान की हिंदुस्तान भर से कायदे आज़म को ये खतूत आते थे, जिसके अंदर कायदे आज़म को गालियाँ और कायदे आज़म को लानते, यहाँ तक कि कत्ल तक की धमकियाँ दी जाती थी। रफ़ीक साबर भी उसी तंजीम का हिस्सा था, जो कि 6 जुलाई को लाहौर से बम्बई आया और लाहौर से बम्बई आने की वजह उसने ये बताई कि उसके भाई जो है वो कहीं गुम हो गया है, उसकी तलाश में वो जो है वो बम्बई आया, जिसकी वजह से वो एक मुसाफिर खाने में कायम रहा और 13 दिन तक वहीं रहा। वहाँ उसकी बहुत सारे खाकसारों से मुलाकातें भी होती रहीं और किसी सियासी चाल के तहत उसने मुस्लिम लीग के अंदर कुदरतुल्लाह के नाम से शमूलियत अख्तियार कर ली। 30 जुलाई 1943 को जब कायदे आज़म बलूचिस्तान और कराची का दौरा करके बम्बई आए तो हज़ारों लोगों में ये साबिर भी मौजूद था, लेकिन तब इसे कायदे आज़म से मुलाकात का मौका नहीं मिला। खैर, इसने 24 जुलाई को अपना चाकू लिया और उसकी धार तेज़ करवाई और 26 जुलाई को कायदे आज़म के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद ये खबर हिंदुस्तान भर में फैल गई, लेकिन कायदे आज़म ने एक ख़ास मौके के ऊपर बयान देते हुए कहा, अगरचा ये एक सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुझे कोई शदीद ज़ख्म नहीं आया। मैं इस वक्त ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं मौजज़ाना तौर पर बच गया, लेकिन मुझे शदीद अफसोस है कि ये बुज़दिलाना हमला एक मुसलमान ने किया था। The first thing he again inquired from me is to ensure that the press statement has been released that the assassin was a Muslim. फिर 1946 के इलेक्शन आते हैं। It decided to call elections, the first since 1937, to assess the strengths of Congress and the Muslim League. 1946 के इलेक्शन के दौरान ही एक औरत कायदे आज़म के पास आती है और कहती है कि मैंने आपकी पार्टी को 3 दफ़ा वोट दिए। तो कायदे आज़म दरियाफ्त करते हैं कि वो कैसे। वो औरत कहती है कि मैं बार बार बुर्का बदल के जाती और बार बार वोट डालती। You know, I even put in a couple of fake votes. So I mean, changed burqas 3 times. जिसके ऊपर कायदे आज़म खासे नाराज़ हुए और कायदे आज़म ने उन्हें कहा कि देखिए, मैं ऐसे फेक वोट से पाकिस्तान नहीं चाहता, मैं एक फेयर इलेक्शन चाहता हूँ। तो कायदे आज़म वापस उस पोलिंग स्टेशन गए और वहाँ जाके उन तीनों वोटों को निकाल के बाहर फेंक दिया। He turned around and he said, and I would like you to go back and remove those 3 votes from the voters list because you have no right to do it. मुसलमान तकरीबन 75% वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग को डालते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान भर में बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं और द ग्रेट कोलकाता किलिंग होती है, जिसमें 3000 लोग मारे जाते हैं। There was just this awful feeling of great disaster because people were being killed, which one had not thought, and that was 1946. ये सब देख के कांग्रेस और गांधी ये बात समझ जाते हैं कि अब पाकिस्तान बन के रहेगा। फिर कांग्रेस अपना आखिरी हुक्म का यक्का इस्तेमाल करती है और गांधी कायदे आज़म को एक ऑफ़र देते हैं। गांधी कहता है कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा ना करें, बल्कि आप हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन कायदे आज़म कहाँ मानने वाले थे।
कायदे आज़म इस चीज़ को सरासर रद्द कर देते हैं। इस पेशकश का जवाब मैं पहले भी एक बार दे चुका हूं मिस्टर गांधी। मुझे इक़्तिदार नहीं, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरा वज़ीर आज़म बनना मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन मेरी कौम के लिए नहीं। फिर एटली की गवर्नमेंट आती है क्योंकि वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुकी होती है। Labour is in power in Britain, and here are some members of the new government, the Prime Minister and Sir Stafford Cripps. होती है और जून प्लान आता है जिसके मुताबिक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलहदा कर दिया जाएगा और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। फिर कायदे आज़म 11 अगस्त 1947 को अपनी एक मशहूर स्पीच देते हैं जो आज भी हमारे कानों के अंदर गूंजती है। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। फिर वो दिन आता है जिस दिन का इंतज़ार बरसगीर के मुसलमानों को बरसों से था। वो दिन जिस दिन कायदे आज़म की मेहनत और इकबाल की सोच रंग लाई। 14 अगस्त 1947। Many were frightened of being caught on the wrong side and had already left their homes. But on the night of independence, the new boundaries hadn't yet been announced. In Lahore, Muslims slaughtered non-Muslims. Across the new border, in Amritsar, Sikhs and Hindus killed all the Muslims they could find. कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 दुनिया की तारीख का वो दिन है जिस दिन सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई। तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा औरतें, बच्चे, बूढ़े मारे गए। 90,000 औरतों का रेप हुआ। When the train compartments were opened, they were full of dead bodies. They had been slaughtered. जनवरी 1948 को हिंदुस्तान हुकूमत पाकिस्तान को बरतानवी हिंदुस्तान के असासों में से पाकिस्तान को उनका हिस्सा देने के लिए राज़ी हो जाती है, जिसकी वजह ये बताई जाती है क्योंकि गांधी हुकूमत के ऊपर ये जोर लगाते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को उनका हिस्सा ना दिया तो मैं ज़िंदगी भर रोज़ा रखूँगा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान हुकूमत पाकिस्तान को उसका हिस्सा दे देती है। फिर चंद दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी का कत्ल कर दिया जाता है। This man of divine mission laid down his life for the reconciliation of all men in brotherhood and love. As the setting sun looked on with a red glance, Gandhi's body was laid on a sandalwood pyre at Rajghat. He was perhaps the greatest symbol of the India of the past and of the India of the future. He was the victorious one in death as in life. जिसको कत्ल करने वाला एक हिंदू कौम परस्त नथू राम गोडसे था। वो कहता था कि गांधी जो है वो मुसलमानों का हमायती है, इसीलिए जो है वो गांधी को कत्ल कर दिया। कायदे आज़म ने भी गांधी की ताज़ियत करते हुए कहा, गांधी हिंदू बरादरी की तरफ से पैदा करता एक अजीम आदमी है। फातिमा जना अपनी किताब माय ब्रदर में लिखती है कि कायदे आज़म ने ज़ियारत जाने का फ़ैसला खुद किया क्योंकि कायदे आज़म की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो चुकी थी। बहुत सारे लोग उन्हें दावतों पे बुला रहे थे, लेकिन कायदे आज़म जो है उनको आराम का मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ज़ियारत जाने का फ़ैसला किया। जब वो ज़ियारत गए तो वहाँ कायदे आज़म की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से फातिमा जना ने काबीना के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली से रब्ता किया कि वो ज़ियारत में एक डॉक्टर भिजवाएं। तो डॉक्टर इलाही बख्श जो है वो 23 जुलाई 1948 को ज़ियारत पहुँच गए। जब उन्होंने कायदे आज़म से उनकी बीमारी के बारे में दरियाफ्त किया तो कायदे आज़म ने कहा, मुझे कोई खासी बीमारी नहीं है, बस मैदे का कोई मसला है। लेकिन जब डॉक्टर इलाही बख्श ने उनके टेस्ट लिए तो पता चला कि उनके फेफड़ों में मसला है। फिर डॉक्टर इलाही बख्श ने 2 मज़ीद डॉक्टरों को बुलवाया और जब मज़ीद टेस्ट लिए गए तो पता चला कि कायदे आज़म को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। जब कायदे आज़म को इस बारे में बताया गया कि उनको टीबी है तो कायदे आज़म ने कहा
ये तो मुझे 12 साल से पता था कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन अगर मैं इस बीमारी के बारे में हिंदुओं को बता देता, अंग्रेज़ों को बता देता, तो शायद वो मेरी मौत का इंतज़ार करने लग जाते। लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि अगर माउंटबेटन, कांग्रेस या गांधी में से किसी को भी कायदे आज़म के उस राज का पता चल जाता जो बम्बई में मौजूद डॉक्टर पटेल की तिजोरी में बंद था, तो शायद पाकिस्तान कभी भी ना बनता। अब वो राज क्या था? वो राज ये था कि कायदे आज़म जब शिमला में मौजूद थे तो 1946 में जब उनके फेफड़ों में दर्द हुआ, उनके जिस्म में दर्द हुआ, तो वो बम्बई गए और वहाँ उन्होंने डॉक्टर पटेल को अपने टेस्ट करवाए। तो उन टेस्टों के अंदर जब एक्सरे फिल्म आई तो पता चला कि कायदे आज़म के फेफड़ों के अंदर 2 टेनिस बॉल जितने सुराख हैं। तो कायदे आज़म ने उनसे दरख्वास्त की कि आप इस एक्सरे फिल्म के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो डॉक्टर पटेल ने कहा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खतरे में है। लेकिन कायदे आज़म के पास आराम का वक्त ही कहाँ था। कायदे आज़म के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा। अक्सर जब भी वो तकरीर करते तो उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासिर होते, उनके फेफड़ों में घंटों दर्द रहता। धीरे धीरे उनके फेफड़ों का जो गोश्त था वो ख़त्म हो रहा था। लोगों को कायदे आज़म की सिर्फ सियासी जद्दोजहद नज़र आ रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी बीमारी से भी लड़ रहे थे, उसका किसी को नहीं पता था। माउंटबेटन कहते हैं कि अगर हमें कायदे आज़म की भी इस बीमारी का पहले ही पता होता तो शायद पाकिस्तान ना बनता, हम पार्टीशन के इस प्रोसेस को डिले कर देते। और फिर आखिरी दिनों में उनको कैंसर थी, लंग कैंसर। तो वो लंग कैंसर के दौरान उन्होंने जिस तरह की मेहनत की, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, छुपाया रखा, बताया किसी को नहीं कि कितनी बुरी बीमारी थी, और वो उनके पास ज़्यादा दिन जिंदा रहने के नहीं थे। वो भी छुपाया इसलिए कि अगर उनके मुखालफिन को पता चल जाता तो उन्होंने सिर्फ डिले करना था और हो सकता पाकिस्तान ना बनता। कायदे आज़म जब ज़ियारत में मौजूद थे तो कायदे आज़म बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जना से कहा कि आप हमें कोई ऐसा खाना बताएं कि जो कायदे आज़म को बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो पेट भर के खाएं। तो फातिमा जना ने कहा कि बम्बई के अंदर एक बावर्ची हुआ करते थे जो कायदे आज़म के लिए खाना बनाया करते थे, और जब वो उनके खाने खाते थे तो पेट भर के खाते थे। तो डॉक्टर इलाही बख्श ने कहा कि अब वो बावर्ची कहाँ मिलेंगे। तो फातिमा जना ने कहा कि जब पाकिस्तान बना तो शायद वो बावर्ची कहीं गुम हो गए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर याद है कि वो लायलपुर का रहने वाला था। तो खैर यही सुनते डॉक्टर इलाही बख्श ने हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त की कि उस बावर्ची को तलाश किया जाए। खैर जैसे तैसे करके हुकूमत पंजाब ने उस बावर्ची का बंदोबस्त कर लिया और ज़ियारत भिजवा दिया। तो इस चीज़ को कायदे आज़म के लिए राज रखा गया। तो जब कायदे आज़म के सामने उस बावर्ची के बनाए हुए खाने पेश किए गए तो कायदे आज़म हैरान हो गए और खुश हो गए और पेट भर के सारा खाना खाया। खाना खाने के बाद कायदे आज़म ने दरियाफ्त किया ये खाना किसने बनाया है। तो फातिमा ने कहा कि आपका वही लायलपुर वाला बावर्ची जिसके हाथ के खाने आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे, हुकूमत पंजाब ने आपको पसंदीदा खाने खिलाने के लिए इस बावर्ची का इंतज़ाम किया। तो कायदे आज़म ने फातिमा जना की तरफ देखा और कहा कि उस बावर्ची के मुताल्लिक जो है मुझे फ़ाइल दी जाए, क्योंकि कायदे आज़म उस वक्त गवर्नर जनरल थे। और कायदे आज़म ने उसके ऊपर लिखा, गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाने फराहम करना हुकूमत के किसी अदारे का काम नहीं है। खर्च की तफसील अदा की जाए ताकि मैं अपनी जेब से रकम अदा कर सकूं। 13 अगस्त 1948 को कायदे आज़म ज़ियारत से कोयटा पहुंच गए। वहां जाके उनकी जो सेहत थी वो कहीं ना कहीं बेहतर होना शुरू हो गई। वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाना भी शुरू कर दिए और यहाँ तक कि सिगरेट के भी 2-3 कश लगा लिया करते थे, अखबार पढ़ लिया करते थे। तो उनका वहाँ पर जो उनके आयाम था वो अच्छे गुजरे, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद उनकी सेहत जो है वो फिर ख़राब होना शुरू हो गई, और इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अब इनको कराची ले जाया जाए। कायदे आज़म कोयटा से कराची की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनको ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा इशू बनता है, लेकिन खैर जैसे तैसे करके वो 4:15 पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के कायदे आज़म के साथ जितने भी लोग थे वो हैरान हो जाते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा उनके इस्तकबाल के लिए नहीं था। खैर जैसे तैसे करके कायदे आज़म को स्ट्रेचर से फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके बाद आप गवर्नर जनरल हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं।
लेकिन रास्ते में सिर्फ 4 मील का सफ़र ये अभी तय करते हैं कि उनकी एम्बुलेंस जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से 20 मिनट तक जो है वो इंजन की सेटिंग करते रहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस ठीक नहीं होती। फिर फातिमा जना डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जैफरी को कहती हैं कि वो दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। खैर वो दोनों दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने के लिए निकल जाते हैं। फातिमा जना और डॉक्टर इलाही बख्श जो हैं वो उसी एम्बुलेंस में मौजूद होते हैं। वो कार में उनको नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी। काफ़ी वक्त गुजरता गया, उनको भी काफ़ी देर हो गई थी, दूसरी एम्बुलेंस नहीं आई थी। डॉक्टर इलाही बख्श बार बार कायदे आज़म की नब्ज़ चेक कर रहे थे। कायदे आज़म के चेहरों के ऊपर मक्खियाँ जो है वो मंडला रही थी। खैर 2 घंटे के बाद जो है दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लिया गया और वो वहाँ पहुँच गई। उसके बाद जो 15 मिनट का सफ़र था एयरपोर्ट से लेके गवर्नर जनरल हाउस तक का, वो 2 घंटे में तय हुआ। अब हिसाब लगाएं कि कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे, उसके बाद एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस का जो 15 मिनट का सफ़र था वो भी 2 घंटे में तय हुआ। कुल मिला के 4.5 घंटों के अंदर गवर्नर जनरल हाउस पहुँच गए। गवर्नर जनरल हाउस पहुँचने के बाद कायदे आज़म कहते हैं कि सिर्फ 4.5 घंटे ही जिंदा रहे। लेकिन फातिमा जना अपनी किताब माई ब्रदर में लिखती हैं कि कायदे आज़म ने 2 घंटे सुकून की नींद ली और कायदे आज़म के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि फाती खुदा हाफिज़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद कायदे आज़म का जो सर था वो दाईं तरफ धलक गया और आपकी आंखें बंद हो गई।